नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम संस्कृत व्याकरण का व्यंजन संधि का भाग 2 लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो सभी छात्रों के लिए मुख्यतः अनिवार्य है। व्यंजन संधि में इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। या तो छात्र सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या बिहार बोर्ड से या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको यदि हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण का एग्ज़ाम देना हो, उसमें आपको व्यंजन संधि इससे बाहर नहीं आएगा। जो बच्चे भाग 1 को नहीं देखे हैं वो पहले भाग 1 को देख लें, अन्यथा भाग 2 को समझ पाने में आप लोग को कठिनाई होगी। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो भाग 1 में हम लोगों ने 3 भेद पढ़े हैं। आज हम लोग चतुर्थ भेद यानी अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र है मोनुस्वार, से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुस्वार संधि जिसका सूत्र है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः इसमें है यदि किसी पद के अंत में म हो, यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो तो म हो, तथा इसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। कुछ भी नहीं है, बस ध्यान दे दीजिए, बिल्कुल आसान कर देंगे हम आप लोगों का। तो पूर्व पद के अंत में, यानी पूर्व पद है प्लस के पहले वाला पद जो है पूर्व पद और बाद वाला पद उत्तर पद। तो पूर्व पद में यदि म हो तथा उत्तर पद में कोई भी व्यंजन आए तो उस म को अनुस्वार कर देते हैं, तो हमारा अनुस्वार संधि बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग जैसे सीबीएसई के छात्र हैं, उन लोगों को कह दिया जाए कि हिंदी पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। यदि हम ये चीज़ को हम समझ ले कि ह्रस्व कहाँ होगा, दीर्घ कहाँ होगा, अनुस्वार का कैसे आया, कैसे म होगा, तो हिंदी क्या आप लोग संस्कृत पढ़ने में नहीं घबराएंगे। तो आइए आज ध्यान से इस पाठ को देखिए और समझिए कि कैसे कैसे शब्द बना, और संधि विच्छेद करना भी आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे और एक चुटकी में आप लोग संधि कर देंगे और संधि को बताएंगे कि ये संधि है। तो आइए देखते हैं। तो हरिम जोर वंदे, यानी हरिम के अंत में म है और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण मिलने पर वो अंत वाला जो म है उसका अनुस्वार हो जाता है। ऐसे भी आप लोग हिंदी लिखते हैं, तो यदि अहम लिखते हैं तो अहम ऐसे हम लोग लिखते हैं। यदि इसी में कोई और शब्द जुड़ जाता है तो ये म का लोप करके यहाँ अनुस्वार बना देते हैं, तो ये मेरा शुद्ध शब्द तैयार हो जाता है। आइए देखते हैं। अहम जोर गच्छामि, तो अहम गच्छामि में भी देखिए अहम का अंत में म है। यदि इसके बाद कोई शब्द नहीं है तो ये म लग जाता है, और वही गच्छामि शब्द जुड़ जाता है तो वो म अनुस्वार में बदल करके अहम गच्छामि हो जाता है। अहंकारः, अहंकारः संधि है, तो इसमें अहम में म है और अंत में कारः है। तो कारः यानी कोई भी व्यंजन मिल रहा है तो ये म हलंत वाला जो है सो अनुस्वार हो जाएगा। सम जोर गम, सम जोर गम में भी देखिए म मिल गया और अंत में कोई भी व्यंजन जैसे ग व्यंजन मिल गया तो वो अनुस्वार में म को बदल देगा और ये हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग संधि बनाते हैं, और संधि तो छोड़िए, हम लोग हिंदी संस्कृत लिखना या पढ़ना भी हम बिल्कुल आसान से समझ पाते हैं। तो आइए हम आगे की भेद को देखते हैं। तो उसके बाद आगे की भेद हमारा है
पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि जिसका सूत्र है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। तो इसका क्या कह रहा है? तो अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पादांत में कभी नहीं लगता। यानी कि पादांत में कभी नहीं लगता, ये कहने का अर्थ इसका ये हुआ कि यदि ये अंकित में त के ऊपर अनुस्वार होता तो यहाँ पे इसका नियम लागू नहीं होता। नियम लागू कहाँ होगा? तो ये बीच में नियम लागू होगा। यानी कि प्लस के पहले वाले में यदि अनुस्वार हो तो ये नियम लागू होगा। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण वर्गीय, वर्गीय कहने का अर्थ हुआ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये पांचों में से कोई भी वर्ग का व्यंजन आए और उससे पहले यदि अनुस्वार हो तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो अम जोड़ कितः, अम जोड़ कितः में अम में अनुस्वार मिला और क जो है क वर्ग का प्रथम वर्ण है। किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण में हो जाता है और अनुस्वार का अंगा हो जाता है और ये क के साथ जुड़ करके अंकितः बन जाता है, अंकितः बन गया। अब अगला देखते हैं सम। सम स के ऊपर अनुस्वार है और उसके बाद कल्प है। सम के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद कल्प है। तो अनुस्वार और उत्तर पद का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का वर्ण है। किसी वर्ग का वर्ण कहने का अर्थ किसी वर्ग का वर्ण, जैसे क है तो अनुस्वार के क के साथ युक्त करेंगे तो ये कवर्ग का पंचम वर्ण में बदल करके संकल्प बन जाएगा। संकल्प यदि हम ऐसा लिखते हैं तो ये हमारा शुद्ध शब्द तैयार होता है। आगे देखते हैं कुम जोड़ ठितः। कुम, कुम में अनुस्वार, ठितः ठ, ट ठ वर्ग, टवर्ग का द्वितीय वर्ण। तो वो अनुस्वार के साथ ठ मिलने पर वही टवर्ग का पंचम वर्ण में युक्त हो जाएगा और बन जाएगा हमारा शब्द कुंठितः। अं जोड़ चितः, अम जोड़ चितः, अम में अनुस्वार, चितः चवर्ग का वर्ण। तो अनुस्वार के साथ चवर्ग युक्त होगा और वही अनुस्वार चवर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है और शब्द बन जाता है अंचितः। यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी कठिन शब्द इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि ध्यान से पढ़ लिए तो बस ध्यान से देखिए। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आगे की हम लोग पाठ को देखते हैं। तो अब पंचम के बाद हम लोग षष्ठ भेद को पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के षष्ठ भेद को पढ़ेंगे। तो ये इसका नाम है चर्तु संधि। चर्तु संधि, चर्त संधि का सूत्र है खरीच। खरीच कहने का अर्थ हुआ कि यदि वर्गों के, यदि वर्ग, कौन सा वर्ग? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग अभी हम ऊपर में बात किए हैं। तो ये पांचों वर्ग के कौन कौन सा वर्ण? तो द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण। यानी पूर्व पद के अंत में वर्ग का द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण आए और बाद में उत्तर पद का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम, द्वितीय या तीनों स कहने का अर्थ हुआ तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स आए तो पहले आने वाला वर्ण में अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे सबसे पहले वाले संधि हम लोग पढ़े थे कि
जसत्व संधि। जसत्व संधि में हम लोग पढ़े थे कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन चर्त संधि क्या करता है कि तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय वर्णों का यदि उत्तर पद में प्रथम, द्वितीय या तीनों स आए तो वो तृतीय, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो सद जोर कारः, सद जोर कारः। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखिए क्या है, जल्दी बताइए क्या है पूर्व पद का अंतिम वर्ण? तो द है। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? क है। हम लोग परिभाषा में क्या पढ़े? द वर्ग का कौन सा वर्ण है? तो तृतीय वर्ण है। त थ द वर्ग का तृतीय वर्ण। और उत्तर पद में कौन कौन सा वर्ण मिलना चाहिए? तो प्रथम वर्ण एंड द्वितीय वर्ण या तीनों स आए। तो देखिए यहाँ पे है वो, तो प्रथम वर्ण क वर्ग का प्रथम वर्ण क आ गया, तो द के साथ क को मेल करने पर क्या बन गया? वो द त में बदल गया। तो द त में बदल करके तक बन गया, तक। और वो सदकारः नहीं, सत्कारः हो गया, सत्कारः। क को अलग किए तो आर बच गया, क को अलग किए तो क्या बचा? आर बचा। और सत्क में आर लग करके सत्कार बन गया, सत्कार। लभ जोर स्यते, लभ जोर स्यते। लभ किसका है? प फ ब भ, पवर्ग का चतुर्थ वर्ण। तो यहाँ देखिए पूर्व पद के अंत में चतुर्थ वर्ण हो और उत्तर पद के प्रथम में तीनों स, तो दंत स यहाँ मिल गया। तो भ का स से मेल हुआ तो क्या बना? वो भ वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो गया। और क्या बना? तो पस बन गया, भस नहीं पस बन गया। और बन गया लप्स्यते, लप्स्यते। उसके बाद आगे देखिए और है दिग्जोर पालः, दिग्जोर पालः। दिग में ग वर्ग का, क वर्ग का तृतीय वर्ण, और बाद में पालः किसी वर्ग का प्रथम वर्ण मिल गया, तो वो ग भी अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो गया। तो ग जोर प, तो गप होना चाहिए, तो वहाँ हो गया कप। तो शब्द बन गया दिग्पाल होना चाहिए था, तो संधि बन करके क्या हुआ? तो दिग्पाल हो गया। दिग्पाल के स्थान पे दिक्पाल हो गया। किससे? तो चतु संधि से, चतु संधि से दिक्पाल हो गया। तो आज 3 संधि पढ़े। आशा करते हैं ये 3 संधि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और इससे पहले वाले वीडियो जो छात्र नहीं देखे हैं तुरंत जा कर के वो वीडियो को देखें और बिल्कुल समझ जाइए। हिंदी संस्कृत आप एक चुटकी में समझ जाएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे हिंदी संस्कृत पढ़ने से या तो संधि विच्छेद करने से। कोई भी एग्जाम में संधि आ जाए एक चुटकी में आप क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज यहीं पे, धन्यवाद, शुभ रात्रि।